हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति की एक्सरसाइज 11.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज 11.1 दोनों टॉपिक्स को कंप्लीट करा चुके थे बच्चों। आशा करेंगे वो आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 11.1 में ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चंस नहीं थे, 5 क्वेश्चंस थे, तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से क्लियर कर लिया होगा, तो क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गए होंगे और बच्चों ने उनको कंप्लीट करा दिया था। आज बेसिकली जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 11.2 के बारे में बात करेंगे और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस को भी बच्चों देखेंगे। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज में कुछ फॉर्मूलाज हैं कि मान लीजिए कि कोई लाइन है और वो लाइन किसी बिंदु और किसी वेक्टर से होके जा रही है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, सदिश रूप में और कार्तीय रूप में, दोनों रूप में हम देखेंगे। ठीक है बच्चों। और दो बिंदुओं से पासिंग होने वाली लाइन की इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, दो बिंदुओं से होके जाने वाली रेखा का समीकरण, और उसी में ये तो सदिश की फॉर्म में, और अगर हम बात करें कि कार्तीय फॉर्म में तो कार्तीय फॉर्म में भी बात करेंगे। ठीक है बच्चों, वो सब के बारे टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। और बच्चों, यहाँ हम बात करेंगे दो विषमतलीय रेखाएं क्या होती हैं और समांतर रेखाएं क्या होती हैं, और फिर हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की डिस्टेंस कितनी है और दो समांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वो उनके ऊपर टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों। और देन आपके एक्सरसाइज के ऊपर आ जाएंगे। तो फॉर्मूले हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, थोड़े से उन फॉर्मूले के ऊपर पहले चर्चा कर लेते हैं बच्चों। ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए बच्चों किसी बिंदु वेक्टर ए तथा सदिश वेक्टर बी से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, यानी किसी बिंदु वेक्टर ए तथा सदिश वेक्टर बी से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। जैसे यहाँ पे बच्चों मैंने बिंदु बोला है और लिखा है वेक्टर, तो मतलब ये वेक्टर जिन बिंदुओं से मिलकर बनेगा, जिन कंपोनेंट से मिलकर बनेगा, जिन अनुपातों से मिलकर बनेगा, उन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। उन बिंदुओं से होकर जाने वाली और सदिश वेक्टर बी से होकर जाने वाली किसी बिंदु वेक्टर ए तथा सदिश वेक्टर बी से होकर सदिश वेक्टर बी के होकर नहीं बच्चों, यहाँ समांतर, सदिश वेक्टर बी के समांतर रेखा का समीकरण, यानी किसी बिंदु वेक्टर ए तथा सदिश वेक्टर बी के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा बच्चों। ये होता है वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। बच्चों, लैंग्वेज को जरूर याद करिएगा। जब भी आप इन फॉर्मूला को याद करें तो इसकी लैंग्वेज, जो लाइन मैंने लिखी है, वो याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर ये लाइन ही आने वाली है कि किसी सदिश तथा किसी बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताओ। तो आप उस लाइन को पढ़कर ही पहचान जाए कि यस, ये तो वो वाला फॉर्मूला है। तो आप फॉर्मूले को लैंग्वेज सहित याद करें, ना कि डायरेक्ट ये याद कर लें कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। ये भी याद करें कि ये है किसका फॉर्मूला। सेंस को थोड़ा सा समझते हुए आप इसको याद करें। ठीक है बच्चों। और कार्तीय समीकरण की अगर हम बात करें, इसी का किसी बिंदु तथा किसी सदिश के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण की अगर हम बात करें, ठीक है, कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण देखिए बच्चों क्या होगा, यदि यहाँ पर हम कह दें कि वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप, मान लें यहाँ पे, माना वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, और वेक्टर ए बराबर एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप और जेड वन के कैप। ठीक है। एंड वेक्टर बी बराबर एल आई कैप, एम जे कैप एंड एन के कैप। ठीक है। तो
तो कार्तीय समीकरण क्या होगा बच्चों? तो कार्तीय समीकरण होगा x माइनस एक्स वन अपॉन एल इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एन। ठीक है, ये जो एल एम एन है ये क्या होंगे? कंपोनेंट होंगे, द्विक अनुपात हैं बच्चों। क्या है? द्विक अनुपात। ठीक है, तो अगर किसी एक बिंदु तथा सदिश, किसी एक सदिश के समांतर रेखा का समीकरण सदिश रूप में पूछते हैं तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी होता है। और अगर कार्तीय रूप में पूछें तो x माइनस एक्स वन अपॉन एल इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई वन अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एन होगा। ठीक है बच्चों, एल एम एन आर कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब बच्चों अगर हम बात करें कि दूसरे टॉपिक के फॉर्मूले के ऊपर, तो एक फॉर्मूला तो आपका ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। आप इनके लैंग्वेज सहित याद ही कीजिएगा। ये भी इसी का समीकरण है बट ये कार्तीय रूप में है। किसके रूप में है? कार्तीय रूप में। तो उसमें पूछेगा कि कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए, किसी सदिश तथा किसी बिंदु से होकर जाने वाला कार्तीय समीकरण। तो फिर आप समझ जाएंगे कि यस ये वाला फॉर्मूला है। और सदिश समीकरण पूछे तो ये है, जो कि इसमें सदिश आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे दूसरा कि दो बिंदुओं से होकर अगर कोई लाइन जा रही है, तो एक बिंदु से था, ये क्या था? ये तो एक बिंदु से होकर जाने वाली और किसी सदिश के समांतर रेखा का समीकरण था। अब यदि कोई लाइन दो बिंदुओं से होकर जा रही है तो सदिश समीकरण क्या होगा और कार्तीय समीकरण क्या होगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दो बिंदुओं x1, y1, z1 व x2, y2, z2 से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण क्या होगा बच्चों? ये होगा वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b माइनस वेक्टर a। ये सदिश समीकरण है बच्चों। वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा इंटू इन ब्रैकेट वेक्टर b माइनस वेक्टर a। ये क्या है? दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सदिश रेखा का समीकरण। अगर इसी को हम कार्तीय रूप में पूछें बच्चों तो क्या होगा? ठीक है, तो कार्तीय समीकरण क्या होगा? कार्तीय समीकरण तो ये होगा बच्चों x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, ये और ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 कुछ और नहीं, ये बच्चों a1 है। यानी a1 हम निकालते हैं। अगर हमें कंपोनेंट्स दे रखे होते हैं तो हम वहाँ से सदिश निकालने के लिए उसको पहले a1 a2 और a3 b1 b2 b2 निकालते हैं, x1 माइनस x2 y2 माइनस y1 z2 माइनस z2 करके वहाँ से जब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो a b c के मान निकालते हैं, फिर वहाँ से सदिश बनाते हैं। तो वो जो मैं पीछे कॉन्सेप्ट में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये है कार्तीय समीकरण। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। दो बिंदुओं से होके जाने वाली रेखा का समीकरण सदिश फॉर्म में पूछें तो वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b माइनस वेक्टर a। और कार्तीय समीकरण पूछें तो x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन बराबर y माइनस वाई वन अपॉन y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। इन फॉर्मूलों को आप प्रिपेयर करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं बच्चों आपके नेक्स्ट की अगर बच्चों दो लाइन दे रखी हैं बच्चों, अगर हमारे पास दो लाइन हैं, सपोज हमारे पास बच्चों दो लाइन हैं, वेक्टर a इज इक्वल टू लेमडा वेक्टर a एंड वेक्टर b इज इक्वल टू म्यू वेक्टर b, तो इनके बीच का एंगल हम कैसे निकालेंगे? तो ये तो थे बच्चों सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण, एक बिंदु से होकर जाने वाले और दो बिंदु से होकर जाने वाले। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास दो सदिश हैं, दो लाइन हैं, तो उनके बीच का एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों। ठीक है, उसके बारे में अब हम
बात करने वाले हैं। ये भी बच्चों इस फॉर्मूले पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए दो रेखाओं वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर a तथा वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर b प्लस लैम्डा वेक्टर b के बीच का कोण, जहां बच्चों वेक्टर a बराबर कैपिटल वेक्टर a बराबर a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप एंड कैपिटल b वेक्टर बराबर b1i कैप b2j कैप और b3k कैप है। ठीक, तो क्या होगा बच्चों बीच का कोण, यानी cos थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन इन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू इन अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर एंड मॉडुलस क्लोज। ये होगा बच्चों फॉर्मूला, यानी दो रेखाओं वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा कैपिटल वेक्टर a और वेक्टर r बराबर वेक्टर b प्लस लैम्डा कैपिटल वेक्टर b के बीच की एंगल्स की तरह होगा। अगर ये किसी कोण पर झुकी हुई हैं, मान लीजिए थीटा कोण पर झुकी हुई हैं दोनों रेखाएं, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू इन मॉडुलस a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर फिर इनटू अंडर रूट में b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस तरीके से इन दो रेखाओं के बीच का कोण फाइंड आउट करेंगे बच्चों। ठीक है, और अगर हम बात करें कि कार्तीय रूप में क्या होगा इसका समीकरण, कार्तीय रूप की अगर हमें एक क्वेश्चन दे, कार्तीय रूप में अगर एंगल पूछें तो कार्तीय रूप के लिए भी बच्चों यही है। अभी मैंने आपको कार्तीय लिखाया था समीकरण x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, तो अगर इनके बीच में अगर कार्तीय रूप में पूछें तो कार्तीय रूप में अगर एंगल पूछें तो क्या होगा, तब भी उनके लिए भी यही फॉर्मूला बच्चों अप्लाई होने वाला है। तो आप ध्यान रखिएगा, कार्तीय रूप में दे रखे हो तब भी यही एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे और सदिश रूप में दे रखे हो तब भी हम इसी एंगल के फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, अब थोड़ी सी कंडीशन आती है कि बच्चों अगर ये दो रेखाओं के बीच का कोण जो हम निकाल रहे हैं, अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हों तो कंडीशन क्या होगी, या फिर अगर ये दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों तो क्या कंडीशन होगी। ठीक है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। यानी जिन दो रेखाओं का बीच का कोण हमने अभी फाइंड आउट किया है, अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों, पैरेलल हों, तो क्या कंडीशन निकलने वाली है। इट मीन्स दैट कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूफ करो कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो उनके बीच की कंडीशन क्या होगी। समांतर प्रूफ करने के लिए हम कंडीशन कौन सी यूज करने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे समांतर बच्चों दो लाइन्स कब होती हैं, दो लाइन पैरेलल कब होती हैं और दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती हैं। यदि उनके बीच का एंगल बच्चों अगर 90 डिग्री हो जाता है तो इट मीन्स डेट वो परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, और अगर उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाता है तो क्या होता है, वो समांतर या संपाती होती हैं। ठीक है बच्चों, समांतर या संपाती होने पर भी उनके बीच का एंगल जो है 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो जब यदि इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट मीन्स दैट पाई बाई 2 हो बच्चों। तो देखिए अगर आप गौर दीजिएगा यहाँ पे,
अगर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, इट मीन्स यहाँ पे थीटा की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाई टू आ जाएगा। और कॉस पाई बाई टू की जो वैल्यू होती है बच्चों वो क्या होती है, जीरो होती है। तो जब कॉस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो होगी तो इट मीन्स दैट यहाँ जीरो हो जाएगा। और जब इसका हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाने वाला, ये नीचे का जो भी पार्ट है डिनोमिनेटर है वो जीरो हो जाएगा। तो फाइनली क्या वैल्यू निकल के आएगी, a1 यहाँ पर बच्चों b1 रह गया, ठीक है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल टू जीरो आएगी। समझ रहे हैं ना आप? अगर इन दोनों रेखाओं के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है, इट मीन्स कि ये दोनों रेखाएं दूसरी पर लंबवत हों। तो जब दो रेखाएं लंबवत होती है तो बीच का कोण 90 बनता है। तो जब ये 90 एंगल बनेगा और यहाँ पे जब हम 90 यूज़ करेंगे तो cos 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री होती है। तो यहाँ पे इट मीन्स यहाँ जीरो हो जाएगा। और जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये पूरा पार्ट जीरो में चला जाएगा। तो फाइनली बचेगा क्या, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल टू जीरो बचने वाला है। तो इट मीन्स यदि इन रेखाओं के बीच का कोण थीटा इज इक्वल टू 90 हो तो इन दोनों के समांतर, इन दोनों के लंबवत होने का प्रतिबंध, इन दोनों रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध क्या होगा बच्चों, ये होगा बच्चों, देखिए ये यहाँ cos 90 इट मीन्स दैट जीरो, तो ये पूरा पार्ट जीरो में गया, बचा क्या सिर्फ ऊपर वाला। तो इसके यानी इसके बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट मीन्स कि a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये आ गई वो कंडीशन जब दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं। a1 b1 प्लस a2 b2 इज इक्वल प्लस a3 b3 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो आप इस कंडीशन को बहुत ज़्यादा रखेंगे जब भी कभी आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि प्रूफ दैट दीज इक्वेशंस आर परपेंडिकुलर, तो हम वहाँ से कंपोनेंट निकालेंगे उसके, इट मीन्स आई जे के कोफिशिएंट निकालेंगे और दोनों इक्वेशन से, और इसी फिर लेके मतलब पहली इक्वेशन से जब कंपेयर करेंगे तो a1 a2 a3 आएगा, दूसरी से b1 b2 b3 आएगा और फिर उसको इस कंडीशन में अप्लाई कर देंगे। अगर उनका ये कंडीशन जीरो आ जाएगी तो परपेंडिकुलर प्रूफ हो जाएंगी, अगर नहीं आएगी तो नहीं होंगी। क्लियर? अब लंबवत हो तो बच्चों ये होता है, अगर समांतर हो बच्चों, तो अगर दो रेखाएं समांतर हो तो उनकी कंडीशन क्या होगी, तो बच्चों दो रेखाएं समांतर किस केस में होती हैं, जब दो रेखाएं समांतर तब होती हैं जब उनके बीच का जो एंगल है बिटवीन एंगल 0 डिग्री हो जाए, मतलब इट मीन्स कि वो पैरेलल हो जाएं एक दूसरे के या संपाती हो जाएं, तो उनके बीच का कोण क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। और 0 डिग्री बनेगा तो वो आपस में समांतर कहलाएंगी, ठीक है। तो जब दो रेखाएं, जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर या संपाती भी हम कह सकते हैं, क्योंकि समांतर हो या संपाती हो दोनों ही केसेस में रेखाओं के जो बीच का कोण बनता है वो कितना बनता है, 0 डिग्री बनता है। ओके, तो समांतर या संपाती हों तो कंडीशन क्या होगी बच्चों, तो कंडीशन होगी इसकी a1 अपॉन b1 बराबर a2 अपॉन b2 बराबर a3 अपॉन b3, ठीक है। तो आप इस कंडीशन को अच्छे से याद कर लेंगे कि जब दो रेखाएं समांतर या संपाती अगर हमको करने को कहेगा तो हम उनके कंपोनेंट निकाल कर a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू a3 अपॉन b3 वाली कंडीशन बच्चों लगाएंगे, ठीक है। अब आपका ये भी क्लियर हो गया। अब बच्चों दो विषमतलीय, ठीक है, और दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालने की बात करते हैं। अब बच्चों बात करें कि दो विषमतलीय रेखाएं कौन सी होती हैं, तो देखिए बच्चों 3D में, 2D में तो देखिए लाइन या तो पैरेलल होती हैं या लंबवत होती हैं, लेकिन 3D में बच्चों ये थर्ड कंडीशन और आ जाती है। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि विषमतलीय रेखाएं कौन सी हैं, तो अगर बच्चों मैं आपसे ये कहूँ एक्चुअल में कि दो रेखाएं आपस में, मैंने आपको ये दिखा, ये मार्कर है, ठीक है, और एक मार्कर ये है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यस ये बताइए दोनों रेखाएं, एक रेखा तो ये हो गई और एक रेखा ये हो गई, तो ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी हैं, तो आप कहेंगे सर ये तो दोनों एक दूसरे पर लंबवत हैं। लेकिन अगर आप इसको एक्चुअली गौर से देखेंगे, देखिए ये लंबवत नहीं है बच्चों,
इनके बीच में गैप है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी नहीं कर रही हैं ये, ठीक है। तो 3D में हमें थोड़ा सा देखने में ऐसा लगता है कि परपेंडिकुलर हैं, बट एक्चुअली वो परपेंडिकुलर नहीं है। तो ऐसी रेखाओं को हम बोलते हैं बच्चों विषमतलीय रेखाएं, ठीक है। तो दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे? भाई इनके बीच में कुछ तो डिस्टेंस है, यस। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। और अगर दो लाइन पैरेलल्स हैं तो उनके बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ओके। जितने भी फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ सारे फॉर्मूले एक्सरसाइज के अंदर यूज होने वाले हैं, और क्वेश्चंस बहुत बोर्ड एग्जाम में इनके ऊपर पूछे जाते हैं। तो आप इनको कंफ्यूज मत होइएगा, समझते हुए थोड़ा सा याद कीजिएगा, ठीक है। एक जगह कलेक्ट करके तब याद कीजिएगा। तो बच्चों दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है। सपोज हमारे पास दो रेखाएं हैं, वेक्टर r बराबर वेक्टर a1 प्लस लैम्डा b1 एंड वेक्टर r बराबर a2 प्लस म्यू b2, ठीक है। ये दो विषमतलीय रेखाओं की इक्वेशंस हैं और हमें इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट बच्चों करनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, देखिए उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए विषमतलीय रेखाएं आप समझ गए ना। ये चीज़ ये हमें देखने में 3D में परपेंडिकुलर लगती हैं, बट एक्चुअली ये परपेंडिकुलर नहीं है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। तो इस टाइप की रेखाओं को हम बोलते हैं विषमतलीय रेखाओं, और इनके अंदर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है, ठीक है। पॉइंट कॉमन कब होता है, जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पर, तो वो पॉइंट इनके बीच में कॉमन पॉइंट हो जाता है। बट ये लग रही हैं कि हमें इंटरसेक्ट कर रही होंगी, बट एक्चुअल में ये परपेंडिकुलर नहीं है और ना ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनके बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। तो इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बच्चों? तो दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी d बराबर होगा बच्चों मापांक वेक्टर b1 क्रॉस b2 वेक्टर b1 क्रॉस b2 इंटू वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अपॉन मॉडुलस वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, ठीक है, एंड मॉडुलस क्लोज। तो ये बच्चों फॉर्मूला होगा बीच की दूरी का, यानी दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, मॉडुलस वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, यानी इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे हम, सदिश गुणक निकालेंगे, ठीक है। तो वेक्टर b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस वेक्टर a1 अपॉन मॉडुलस इस b1 क्रॉस b2 का मापांक, ठीक है। तो ये दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी का है। अब बच्चों यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो उनके बीच का फॉर्मूला कैसे हम याद करेंगे, या क्या उनके बीच का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये तो था दो विषमतलीय रेखाएं आपस में विषमतलीय हैं। इट मीन्स कि ना तो वो पैरेलल हैं और ना ही वो समांतर हैं। भाई विषमतलीय रेखाएं कौन सी होती हैं, जो ना तो समांतर हों एक दूसरे के और ना ही वो एक दूसरे के लंबवत हों, तो फिर वो दोनों रेखाएं कैसी होंगी, विषमतलीय होंगी। लेकिन अगर वो रेखाएं समांतर हुई तो क्या होगा बच्चों, दो रेखाएं समांतर हुई तो उनके बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जब दो रेखाएं समांतर हों तो उनके बीच की दूरी इट मीन्स कि सपोज रेखाएं कुछ इस टाइप से हैं, वेक्टर r बराबर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b और वेक्टर r बराबर a2 प्लस म्यू वेक्टर b, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों बच्चों समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। तो अब इनके बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर ये b और ये वेक्टर b दोनों जगह कॉमन पॉइंट होगा उसमें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमने b1 b2 नहीं लिया है। तो इनके बीच की दूरी बच्चों फॉर्मूला हम कैसे निकालने वाले हैं, ठीक है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी d बराबर एक चीज़ और है इसमें, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करा दूँ, इस बुक के अंदर थोड़ा सा हमें दे रखा है
चलो यस, ये पॉइंट कॉमन ही होंगे, वैसे ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये कॉमन ही पॉइंट है, चलो कोई नहीं, ठीक है। यस, ये b1 वेक्टर b1 b2 b1 नहीं है, वेक्टर b ही, वेक्टर दोनों जगह वेक्टर b ही आ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, इस फॉर्मूले की अगर हम बात करेंगे तो आपको बस लॉजिक समझना है कि यहाँ पर b1 क्रॉस b2 था, यहाँ b1 क्रॉस b2 नहीं होगा, जैसे और फिर ये b1 क्रॉस b2 था तो यहाँ भी मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2 था, बट यहाँ पर b1 क्रॉस b2 नहीं आएगा, ओनली वेक्टर b आएगा, बिकॉज यहाँ पर b1 और b2 टू टाइप के वेक्टर्स थे, यहाँ पर एक ही वेक्टर है वेक्टर b, तो यहाँ पर ओनली वेक्टर b आएगा और फिर इसकी जगह इसका मापांक भी वेक्टर b ही आएगा, यानी d बराबर हो जाएगा मॉडुलस वेक्टर b डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अपॉन मॉडुलस वेक्टर b, ठीक है। ये तो ये आएगा बच्चों दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, ठीक है। तो आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो इतने फॉर्मूले करने के बाद अब आप एक्सरसाइज पर आ सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है, बशर्ते कि जो भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं वो आपको अच्छे से प्रिपेयर हों। सबसे पहला फॉर्मूला बताया मैंने आपको कि जब कोई रेखा किसी बिंदु और किसी सदिश के समांतर हो, ठीक है, नहीं किसी बिंदु और किसी सदिश से होकर जा रही हो, किसी बिंदु से होकर जा रही हो और किसी सदिश के समांतर हो, तो रेखा का समीकरण वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। और कार्तीय समीकरण की अगर हम यहाँ पे बात करते तो क्या था, x माइनस x1 अपॉन l इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n, ठीक है। ये कार्तीय फॉर्म में इक्वेशंस थी। फिर मैंने आपको बताया थी बच्चों के दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में था बच्चों कि x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये जो x1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 आर कॉम्पोनेंट, ये द्विक अनुपात हैं बच्चों। अगर हमें पॉइंट्स गिवन होंगे तो हम यहाँ से इस तरीके से द्विक अनुपात निकालेंगे, ठीक है बच्चों। फिर मैंने आपको बताया था बच्चों अगर सदिश फॉर्म में पूछें दो बिंदुओं से होकर जाने वाला सदिश का समीकरण तो वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b माइनस वेक्टर a बताया था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। और दूसरा बच्चों फिर मैंने आपको बताया था कि दो रेखाएं अगर विषमतली हैं, दो रेखाओं के बीच का एंगल, दो रेखाओं के बीच का एंगल, तो एंगल का फॉर्मूला बच्चों मैंने आपको बताया था सदिश फॉर्म में या कार्तीय फॉर्म में, दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, cos थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस cos थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन इन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इन अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, ठीक है। और कार्तिक के लिए भी यही हम बिटवीन एंगल का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ओके। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि यदि दो रेखाएं आपस में पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं तो उनकी कंडीशंस क्या होंगी। तो दो रेखाएं परपेंडिकुलर होने का मीन्स है कि दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, बोथ लाइन आर इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, अंडरस्टैंड। तो जब 90 डिग्री पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उसकी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल टू 0 बिकॉज cos थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस a1 b1 a2 b2 a3 b3 अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर एंड अंडर रूट में b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b3 स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है दो रेखाओं के बीच के कोण का, ठीक है। अगर हम cos थीटा की जगह 90 यूज कर लेंगे, भाई दो रेखाएं लंबवत हैं, तो इट मीन्स अगर थीटा की जगह 90 यूज करेंगे तो वो 0 हो जाएगा बिकॉज cos 90 की वैल्यू 0 डिग्री होती है। और उसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अंडर रूट में वैल्यू थी वो भी 0 हो जाएंगी। तो फाइनली बचेगा क्या हमारे पास यार, हमारे पास बचेगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 एंड राइट हैंडेड में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इट मीन्स ये कंडीशन है जब दो रेखाएं दूसरे पर परपेंडिकुलर हों, लंबवत हों, इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, ओके। और जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उसकी कंडीशन क्या बताई थी मैंने, तो वो था बच्चों की a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू a3 अपॉन b3। इट मीन्स दैट कि अगर साइज में हमसे दो लाइंस दे दी और कहेगा प्रूफ करो कि इट्स बोथ आर इक्वेशन पैरेलल, तो हम कंडीशन यही यूज करने वाले हैं, उनके कंपोनेंट्स निकाल लेंगे कंपेयर करके और a1 अपॉन b1 a2 अपॉन b2 a3 अपॉन b3 अगर इनका रेशियोज इक्वल आएगा तीनों का तो वी कैन से बोथ लाइन आर पैरेलल।
अदरवाइज अनपैरेलल, यानी कि वो परपेंडिकुलर पैरेलल्स नहीं होंगी, समांतर नहीं होंगी। तो इस बात पर आप फोकस कीजिएगा। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि विषमतलीय रेखाएं और समतलीय रेखाएं, समांतर रेखाएं। विषमतलीय रेखाएं वो होती हैं जो एक दूसरे को ना तो समांतरी होती हैं और ना ही वो लंबवत होती हैं। 3D में बच्चों की लाइन्स होती हैं, 2D में नहीं होती हैं। 2D में सिर्फ 2 ही टाइप की लाइन्स होती हैं, या तो वो पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है बच्चों, इंटरसेक्ट करेंगी किसी पॉइंट पर। अगर बच्चों 3D में अगर हम बात करें तो दो लाइन्स, अगर मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अगर वो इस तरीके से आपको शो हो रही हैं तो एक्चुअली आपको लग रहा है कि वो बोथ लाइन परपेंडिकुलर है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। और हम इसको इस तरीके से घूम कर देखेंगे तो बोथ लाइन्स आर नॉट पैरेलल। ठीक है, उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, बल्कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही हैं। तो वो जो डिस्टेंस एक्चुअली हमें यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं है डिस्टेंस बिटवीन, बट ऐसे देखने पर हमें बिटवीन डिस्टेंस नजर आ रही है। तो उस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। इट मीन्स कि दो रेखाओं के बीच की दूरी, दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला D इज इक्वल टू इन मॉडुलस B1 क्रॉस B2 इंटू A2 माइनस A1, मतलब वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 डॉट इन ब्रैकेट वेक्टर A2 माइनस A1 अपॉन इन मॉडुलस B1 क्रॉस B2। ठीक है, और जब दो रेखाएं पैरेलल हों तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बताया था मैंने। D इज इक्वल टू वेक्टर B1 क्रॉस B2 की जगह वेक्टर B ओनली आ जाएगा। ठीक है, तो वो रेखाएं किस टाइप की थी, A1 प्लस लेमडा वेक्टर B एंड A2 प्लस म्यू वेक्टर B। इट मीन्स D इज इक्वल टू इन मॉडुलस वेक्टर B इन ब्रैकेट वेक्टर A2 माइनस A1 अपॉन वेक्टर B का मॉडुलस। ठीक है, ये मैंने आपको इतने फॉर्मूले आपको यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर के अंदर समझाए हैं। अगर आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपकी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कोई भी समस्या आई थिंक तुम्हें बच्चों नहीं आने वाली है। तो इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद हम आएंगे आपकी बच्चों एक्सरसाइज पर। ठीक है, चलिए, तो इन फॉर्मूलों को आप ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि फिर आप अच्छे से फॉर्मूलों को सभी क्वेश्चंस को बच्चों कर सकें। देखिए, लैंग्वेज मैंने क्या बताया, आप फॉर्मूलों की लैंग्वेज को समझ के ज़रूर याद कीजिएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको एक जैसा नज़र आने लगेगा और किसी का फॉर्मूला किसी में आप अप्लाई कर देंगे। इसलिए मैंने हिंदी सहित फॉर्मूले लिखाए हैं। आप इन हिंदी को याद करते हुए, मतलब जो लाइंस में लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को आप याद करते हुए ही आगे बढ़ें। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। चलिए, तो अब आते हैं हम बच्चों अभी जो बच्चों मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको दो रेखाओं के बीच का कोण का, वो क्या था बच्चों, वो फॉर्मूला ये था कि cos थीटा इज इक्वल टू इन मॉडुलस A1 B1 A2 B2 A3 B3 अपॉन इन अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर इन अंडर रूट B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर B3 स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला को हम एक फॉर्म में और लिख सकते हैं बच्चों, जो कि आपकी बुक के अंदर अवेलेबल है। देखिए, ये चीज़ें मैं आपको पहले कंडीशन में लिखा चुका हूँ कि ये कंडीशन हमें कब मिलती है, जब हम वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट करते थे। पिछले लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूँ एक्सरसाइजेज में कि ये कंडीशन जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते थे, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट, तो ये कंडीशन निकल के आती थी A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो बस एक्चुअली ये क्या है, ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। तो इसकी जगह हम उन दो वेक्टर को लिख सकते हैं विद डॉट प्रोडक्ट। और ये जो निकल के आती थी ये किसी वेक्टर की मॉडुलस वैल्यू होती थी बच्चों, और ये भी किसी न किसी वेक्टर की मॉडुलस वैल्यू होती थी। तो फिर हम इसको इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जो होता है A1 B1 प्लस A2 B2
प्लस A3 B3, ये एक फॉर्म है बच्चों टू वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की। एंड मॉडुलस वेक्टर A इज इक्वल टू अंडर रूट होता था A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, एंड वेक्टर B का मॉडुलस होता था बच्चों इन अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर इफ वेक्टर A इज इक्वल टू A1i प्लस A2j प्लस A3 एंड वेक्टर B इज इक्वल टू B1i प्लस B2j प्लस B3k है तो। ठीक है, तो अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। इट मीन्स दैट कि आप इस कंडीशन की जगह ये वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरी कंडीशन है उसकी जगह बच्चों आप दूसरी कंडीशन भी यानी दूसरी वैल्यू भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए देखिए, तो इसकी जगह आप यानी ये यूज कर सकते हैं और इसकी जगह आप ये यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा नया, तो आप दोनों में से किसी भी फॉर्मूले को यूज कर लीजिएगा। और मॉडुलस ये किसकी कंडीशन है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ये मॉडुलस वेक्टर ए एंड ये मॉडुलस वेक्टर बी, ये है कंडीशन इज इक्वल टू कॉस थीटा। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं बिकॉज वी नो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 एंड वेक्टर ए की मॉडुलस वैल्यू इन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर एंड वेक्टर बी की जो वैल्यू है वो इन अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर है। ओके, तो ये थोड़ी सी और मैं आपको लिखाना भूल गया था, बट आप इसको अब लिख लीजिएगा। देन आपकी एक्सरसाइज पर आप आ सकते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 11.2। तो एक्सरसाइज 11.2 की अगर हम बात करें तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं बच्चों बेस्ड ऑन फॉर्मूला है, तो आप फॉर्मूला को बस अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज 11.2 में फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है बच्चों कि प्रूव दैट यानी दर्शाइए कि दिक कोसाइन दे रखे हैं हमें 12/13 -3/13 -4/13 एंड समथिंग वाली तीन रेखाएं परस्पर लंबवत हैं बच्चों ये। ठीक है, परस्पर लंबवत हैं, ये हमें दिखाना है बच्चों। तो उनके द्विक कोसाइन हमें दे रखे हैं बच्चों, ये क्या दे रखे हैं, द्विक कोसाइन। द्विक कोसाइन को हम जनरली LMN से लिखते हैं। ठीक है, LMN से लिखते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं बच्चों, या फिर आप उसको x2 - x1 से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर कहा है बच्चों दिक कोसाइन तीन रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, हमें ये दर्शाना है। तो रेखाओं के द्विक कोसाइन, तो बच्चों ये जो पहले तीन हैं ये पहली रेखा के द्विक कोसाइन है, यानी समीकरण 1 के द्विक कोसाइन बराबर 12/13 कॉमा -3/13 कॉमा -4/13। ठीक है, एंड ये द्विक कोसाइन हो गए समीकरण 1 के। समीकरण 2 के यानी समीकरण 2 यानी रेखा 1 के द्विक कोसाइन और रेखा 2 के द्विक कोसाइन हमें क्या दे रखे हैं बच्चों, ये हमें दे रखे हैं 4/13 कॉमा 12/13 कॉमा 3/13। ठीक है, एंड रेखा तीसरी है, रेखा थर्ड
के दुख कोसाइन वो क्या है बच्चों? वो है आपके 3/13 कॉमा -4/13 कॉमा 12/13। ठीक है, और ये प्रूफ करना है कि हमें ये तीनों रेखाएं आपस में परस्पर लंबवत हैं। यानी पहली रेखा, यानी ये किस रेखा का है? ये L1 लाइन मान लीजिए सपोज, ये L2 लाइन और ये L3 लाइन। तो ये प्रूफ करनी है कि तीनों रेखाएं दूसरे पर लंबवत होंगी। तो दो रेखाओं के लंबवत होने की कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ, A1 B1 A2 B2 A3 B3। तो आप इसको कह सकते हैं कि A1 A2 A3 भी मान सकते हैं इसको, या L1 L2 L3 यानी L1 M1 N1 भी आप मान सकते हैं। वैसे द्विकोसाइन को हम LMN से लिखते हैं। तो कंडीशन जो परपेंडिकुलर की है एक्चुअली वो क्या है कि A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 है। आप चाहें तो इनकी जगह पर कर सकते हैं कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। यानी ये अगर आप कहें कि इसको माने आप L1 L2 L3, तो फिर क्या, नहीं आप इसको L1 L2 L3 नहीं, आप इसको मानेंगे L1, इसको मानेंगे M1 और इसको मानेंगे N1, इसको L2 M2 N2। तो फिर ऐसे आप कर सकते हैं, मतलब कुछ भी आप कर लीजिए, वो डिपेंड ऑन यू है। ठीक है, जो कि ये द्विक कोसाइन है और द्विक कोसाइन को हम बच्चों LMN से लिखते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो फाइनली यहाँ से अगर हम बात करें इनकी, तो ये आपका हो जाएगा L1 M1 L1 और ये L2 M2 N2। अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 के द्विक कोसाइन की बात करेंगे, यानी ठीक है, यानी रेखा L1 के द्विक कोसाइन क्या होंगे? तो ये हो जाएगा L1 इज इक्वल टू 12/13, M1 इज इक्वल टू -3/13 और N1 इज इक्वल टू -4/13। और रेखा L2 के द्विक कोसाइन, तो L2 के, ठीक है, तो ये हो जाएगा L2 इज इक्वल टू 4/13, M2 इज इक्वल टू 12/13 और N2 इज इक्वल टू 3/13। ठीक है, तो अगर ये दोनों लंबवत हमें प्रूफ करनी है, तो प्रूफ अगर ये लंबवत हुई दोनों, तो क्या होगा? अगर ये दोनों लंबवत हुई तो बच्चों इनका जो L1 L2 M1 M2 N1 N2 है वो 0 आना चाहिए। तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो पहले निकालते हैं क्या आ रहा देखते हैं। तो L1 की वैल्यू है बच्चों 12/13 और L2 की वैल्यू है 4/13 एंड प्लस M1 की वैल्यू है -3/13 इंटू M2 की वैल्यू है 12/13 प्लस N1 की वैल्यू है -4/13 और N2 की वैल्यू है बच्चों 3/13। तो इनका मल्टीप्लाई 0 आना चाहिए, तो हो जाएंगी लंबवत। तो देखिए 12 4 जा 48 एंड 13 जा 169। फिर यहाँ पर माइनस 12 3 जा 36/13 जा 169 एंड माइनस 3 4 जा 12/13 जा 169। ठीक है, तो इनको सॉल्व आउट करेंगे तो एलसीएम जो आएगा वो आएगा 169। कितना आने वाला है? 169। ठीक है, तो ऊपर हो गया आपका 48 माइनस 36 माइनस 12। ठीक है, तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो कितना हो गया बच्चों ये? तो 48 माइनस 36 और 12 हो गया, ये भी हो गया बच्चों 48 एंड डिवाइड बाई 169।
तो ऊपर कितना हो गया 0/169, इट मीन्स इट इज़ 0। तो कितना आ गया 0 आ गया बच्चों इनका, है ना। इसको आप A1 B1 A2 B2 A3 B3 भी कह सकते हैं, या A1 B1 प्लस A2 B2 A3 B3। ये हमने L1 M1 N2 इसलिए ले लिए हैं क्योंकि ये द्विक अनुपात की बात कर रहा है, और जनरली द्विक अनुपात को हम LMN से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए। तो इनका क्या आ गया बच्चों, ये कंडीशन क्या लेकर आ गई 0 आ गई। इट मीन्स दोनों रेखाएं क्या हैं लंबवत हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः रेखा 1 व 2, रेखा 1 व रेखा 2 एक दूसरे पर लंबवत हैं, ठीक है। तो मैंने आपको परपेंडिकुलर के लिए जो कंडीशन लिखाई थी वो उसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि पहले ही सवाल उसके ऊपर आ गया देखिए, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको याद होना बहुत ज़रूरी है अगर दो रेखाओं के लंबवत प्रूफ करना है या चेक करना है तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने L1 और L2 के ले लिए, इनको हमने बच्चों चेकआउट कर लिया, ठीक है। इसी प्रकार हम लेंगे फिर बच्चों जो है L2 और L3 को। भाई L1 L2 तो आपस में परपेंडिकुलर है, अब L2 L3 की बात करेंगे, L2 और L3। तो देखिए कैसे करेंगे, L2 और L3, तो L1 वाले हटा दीजिए अब आप, रेखा 2 के द्विक कोसाइन। तो क्या होंगे बच्चों, अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं अगर इनको रेखा 2 थी तो हमने 2 ले लिया, रेखा 3 होगी, रेखा 2 और 3, यहाँ पे आप 2 कर सकते हैं, रेखा 2 और रेखा 3। तो ये हो जाएगा L3 इज इक्वल टू 3/13 और M3 इज इक्वल टू -4/13 और N3 इज इक्वल टू 12/13। तो इनका क्या होगा बच्चों लंबवत होने के लिए L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो L2 की वैल्यू 4/13 और L3 की वैल्यू 3/13, फिर प्लस M2 की वैल्यू 12/13 और इसकी वैल्यू -4/13, प्लस N2 की वैल्यू 3/13 और N3 की वैल्यू 12/13। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा 12/169 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 12 4 जा 48/169 एंड प्लस 12 3 जा 36/169। तो इसको अब हम सॉल्व आउट करेंगे तो एलसीएम तो 169 ही आने वाला है, ये 12 माइनस 48 और प्लस 36, तो प्लस प्लस के ऐड करेंगे तो ये 48 ही आएगा। तो 48 माइनस 48/169 इट मीन्स 0/169 बोले तो 0, यानी दो L1 और L2 जो दोनों रेखा है उनका भी क्या आ रहा है बच्चों 0 ही आ रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि समीकरण 2 व नहीं रेखा 2 व रेखा 3 भी एक दूसरे पर लंबवत हैं, ठीक है। अब रेखा 1 और 2 एक दूसरे पर लंबवत हैं, रेखा 2 और 3 भी एक दूसरे पर लंबवत हैं। अब रेखा 3 और 1 की और बात करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ऐसे ही उसका भी आप निकाल के चेक करेंगे, अगर वो 0 आ गया तो लंबवत होंगी और नहीं तो नहीं, यानी तीनों रेखाएं दूसरे पर लंबवत हो जाएंगी अगर लंबवत आ गई तो रेखा L के लिए क्या हो जाएंगे, यानी L1 आ जाएगा आपका 12/13 और L2 बराबर L1 M1 इज इक्वल टू -3/13 और N1 इज इक्वल टू -4/13 और L3 इज इक्वल टू 3/13 है और M3
h इक्वल टू -4/13 और n3 इज इक्वल टू 12/13। तो इनको देखें तो L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए अगर ये लंबवत होंगे तो चलिए L1 की वैल्यू 12/13, L3 की वैल्यू जो है L3 की जो वैल्यू है बच्चों यानी L1 L3 की वैल्यू 3/13, फिर प्लस M1 की वैल्यू -3/13 और M3 की वैल्यू -4/13 है। ठीक है बच्चों, इसके बाद N1 की वैल्यू -4/13 और N3 की वैल्यू 12/13। तो सॉल्व आउट इसको जब हम करेंगे तो आएगा 12 3 जा 36 और ये 169, माइनस माइनस प्लस हो गया 4 3 जा 12/169 और माइनस प्लस माइनस 12 4 जा 48/169। तो यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो वही 169 आएगा। तो ऊपर तो हो गया 36 और यहाँ पर हो गया 12 और यहाँ पर हो गया 48। इट मीन्स ये भी बच्चों आएगा आपका 0। ये 36 प्लस 12 48 माइनस 48/169, 0/169 बोले तो 0। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि तीनों रेखाएं दूसरे पर लंबवत हैं। तो समीकरण रेखा 1 व रेखा 3 ऑल्सो परपेंडिकुलर ईच अदर, एक दूसरे पर परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, तो रेखा 1 और 2 भी, 2 और 3 भी, 3 और 1 भी, हम तीनों रेखाएं एक दूसरे पर परस्पर लंबवत हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि 3D में है ये लाइन्स, क्योंकि 3D में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस होती है ना, उसी टाइप से ये हैं। क्योंकि वहाँ भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं और ये भी तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर ही निकल कर आई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सवालों को बच्चों करेंगे। आई होप कि जो भी मैंने आपको ये बताया है आपको ये सारी चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा बच्चों। ओके।